अब अपने को पता चल गया कि जो गति है वो भौतिक राशि नहीं है। अगर भौतिक राशि नहीं है तो गति क्या है? गति अपने को पता है किसी भी एक सापेक्ष राशि हो सकती है। कोई भी वस्तु कण पिंड समय के साथ स्थिति में बदलाव नहीं करता तो उसको विरामावस्था या फिर स्थिर अवस्था कहते हैं। जैसे कि 5 सेकंड में वो वस्तु वही है, फिर 1 घंटा हो गया तो भी वस्तु वही है, 2 घंटे हो गए तो भी वस्तु वही है। अर्थात समय के साथ वस्तु में परिवर्तन ना तो वो घट रही है, ना ही बढ़ रही है, ना आगे पीछे कहीं पे भी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको स्थिर अवस्था कहते हैं, अर्थात विरामावस्था कहते हैं। गति क्या कौन सी राशि है? भौतिक राशि तो नहीं है। गति तो क्या है? गति एक सापेक्ष राशि कहलाती है। सापेक्ष राशि कैसे है? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। चलती हुई बस में यात्री एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है। जो भी बस तो चल रही है बट यात्री एक दूसरे सारी यात्री वो तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है। अर्थात एक यात्री स्थिर है, दूसरे भी स्थिर है, तीसरी भी स्थिर है, सभी यात्री स्थिर है। परंतु सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष यात्री और बस दोनों ही गतिशील है। अगर कोई सड़क पर खड़ा है, वो उस बस को देख रहा है और अंदर यात्री को देख रहा है, तो बस के साथ साथ यात्री भी गतिशील उसको नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस सड़क पर खड़ा है, वो बस और यात्री से दूर है। ये सड़क पर खड़े होने की वजह से इसको यात्री और बस गतिशील नजर आते हैं। अर्थात ये एक सापेक्ष राशि, जो भी गति है एक सापेक्ष राशि कहलाती है। अब एक जो भी गति होती है उसमें एक पॉइंट आता है कि निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या है? किसी भी पिंड को स्थिति दिशा की स्थिति और गति को दर्शाने वाला बिंदु जो होता है वो निर्देश बिंदु कहलाता है, अर्थात मूल बिंदु कहलाता है। अब अपन ने अभी देखा कि विद्यालय की दूरी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। यहाँ रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु या फिर मूल बिंदु कहलाता है। जो भी मेन बिंदु होता है अपना, विद्यालय की दूरी कितना है रेलवे स्टेशन से अपन निर्देश कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो निर्देश बिंदु हो गया रेलवे स्टेशन। दूरी तथा दिशा दोनों एक साथ हो तो उसे निर्देश बिंदु कहेंगे। अर्थात दूरी भी बताना चाहिए और दिशा भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट आता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? कि अध्ययन करने के लिए निर्देश बिंदुओं की तरह जो व्यवस्था काम में ली जाती है, जिसकी सहायता से किसी कण की स्थिति और गति को दर्शाया जा सके, उसको निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे कि अपने को पता चलता है, ये देखो सबसे सरलतम निर्देश तंत्र की कार्तीय निर्देश तंत्र है। सब जो भी ये अपने पता ना, कार्तीय पट्टी, ये परिपाटी, ये वाला है जो नीचे दिया गया है, यही एक्स वाई जेड होती है इसकी, और जो जेड होता है वो लंबवत होता है। जिस बिंदु पर ये एक्स मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये देखो एक्स वाई और जेड तीनों मिल रही है, जो जीरो है वो मूल बिंदु कहलाता है। देखो लिखा हुआ यहाँ जीरो है मूल बिंदु, और ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, 3 एक्स होती है। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का यूज लिया जाता है। अब अपन देखेंगे कि जो भी गति होती है वो दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति सरल रेखीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति यादृच्छिक गति, अर्थात ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये द्विविमीय गति अर्थात 2 दिशाएं अपने को ज्ञात रहती है। त्रिविमीय गति यादृच्छिक गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों दिशाओं की ओर कहीं पे भी गति हो सकती है। एक विमीय गति में देखो ये दिया गया है, इस गति में केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो। ये गति सरल रेखा तल, ये गति रेखा तल आकाश में संभव है। आकृतियां देखो इसकी सीधी सरल रेखा में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, पतले तार पर चींटे की गति, इंजन में लगे पिस्टन की गति, सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, ये सारी क्या होती है? एक विमीय गति, अर्थात एक दिशा में सीधी सरल रेखा में गति करने वाली एक विमीय गति होती है। आनत तल, फिसल पट्टी पर गति, धागे में पिरोए हुए मोती की गति, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद की गति अथवा ऊर्ध्वाधर गिराई गई गेंद की गति, क्योंकि वो सीधी रेखा में आती है, ये एक विमीय गति कहलाती है। अब देखते हैं अपन की द्विविमीय गति। द्विविमीय गति मतलब 2 अक्ष को की आवश्यकता होती है। यह गति तल, आकाश पृष्ठ, सतह तल में संभव है। ये देखो द्विविमीय गति के एग्जाम्पल 2D। सांप की गति, प्रक्षेपीय गति, किसी पिंड या वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकने पर होने वाली गति, वृत्ताकार गति, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस में गेंद की गति, बैडमिंटन में कोक की गति, चक्का फेंक, भाला फेंक, ये सब इनकी गति होती है। ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति, ये क्या होती है? ये द्विविमीय गति कहलाती है। सरल और पिंड लोलक की गति, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। डोरी से पत्थर को बांधकर घुमाने में होने वाली गति, ये भी द्विविमीय गति कहलाती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, कैरम बोर्ड की गति, ये सारे द्विविमीय गति के उदाहरण होते हैं।
अब ये देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा गोली थोड़ी नीचे की ओर आती है। ये बंदर है, निशाना लगा रहा है, बंदर है वहां पे, तो बंदर को निशाना नहीं लग के अपन को निशाना थोड़ा नीचे की ओर लगाना चाहिए ताकि बंदर की ओर एग्जैक्ट निशाना लग जाए। ये हो गए त्रिविमीय गति के उदाहरण। यह गति केवल आकाश में ही संभव होती है। XYZ 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पक्षियों की गति, तितली की गति, तेज हवा में पतंग की गति, गैस के अणुओं की गति और वायुयान की गति, मछली पनडुब्बी की गति। अब अपन ये दूरी और विस्थापन में डिफरेंस देखेंगे। किसी कण या पिंड या वस्तु द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी या फिर पथ की लंबाई होती है, उसको दूरी कहा जाता है। जो दूरी होती है अदिश राशि होती है और अनंत। इन जो दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत हो सकती है और ये सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और जो गति होती है वो समान समय के साथ बढ़ती जाती है, कभी भी शून्य नहीं होती। विस्थापन देखेंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के को मिलाने वाला रेखाखंड के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो भी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। सदिश राशि और अदिश में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। अदिश होती है उसमें परिमाण होता है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दो बिंदु के मध्य विस्थापन केवल एक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन घट या फिर बढ़ सकता है और दूरी हमेशा बढ़ती ही रहती है। ये हो गया अपने दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। दूरी एवं विस्थापन के मात्रक समान होते हैं, अर्थात दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब रिलेशन देखते हैं कि दूरी देखो ए से बी पॉइंट दिया गया, विस्थापन भी ए बी है और दूरी बराबर विस्थापन है। किसमें? फर्स्ट वाले पोजीशन में। इस वाले में दोनों दूरी और विस्थापन बराबर है। अब दूसरे वाले में देखते हैं अपन, दूरी क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस बी, ये दूरी हो गई। विस्थापन क्या होगा? ए से बी तक का विस्थापन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें दूरी ज्यादा और विस्थापन कम है। तो इन्हीं सूत्रों से पता चलता है कि जो दूरी होती है वो या तो ज्यादा होगी विस्थापन से या फिर बराबर होगी, और विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा या फिर बराबर होगा। दूसरा पॉइंट है कि दूरी और विस्थापन का जो वो एक से ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होगा वो एक से ज्यादा या फिर बराबर होगा। और जो विस्थापन और दूरी का जो होगा अपना ये मान या अंतर, विस्थापन बटा दूरी बराबर, ये या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। विस्थापन अगर ऊपर आ जाए तब तो कम होगा एक से, और अगर विस्थापन नीचे आ जाए तो एक से ज्यादा होगा। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए और बी दोनों, अर्थात विस्थापन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसका परिमाण दूरी से अधिक कभी भी नहीं होता, हमेशा दूरी से कम होता है। देखो ये वाला सूत्र, दूरी से हमेशा इसका विस्थापन कम ही रहेगा या फिर बराबर रहेगा, या फिर जो विस्थापन होगा वो दूरी से कम रहता है। देखो इधर दूरी और विस्थापन का डिफरेंस पता चल जाएगा। दूरी यहाँ से, ये गेंद यहाँ से यहाँ तक आई 5 मीटर, कितने हो गए दूरी हो गई 5 + 5 10, और विस्थापन कितना? 0, क्योंकि जहाँ गेंद थी वहीं पे वापस आ गई, विस्थापन माइनस हो गया, मतलब सीधी दूरी रहेगी है ही नहीं कोई, इसका मतलब विस्थापन इसका 0 होगा। दूसरे एग्जाम्पल में दूरी है 2πr और विस्थापन है 0। क्यों? क्योंकि जहाँ था वहीं पे वापस आ गया, इसलिए इसका विस्थापन 0 है। थर्ड में है यहाँ से ए से बी तक विस्थापन ये वाला होगा, इसमें सब में विस्थापन वही पॉइंट हो रहा है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही विस्थापन है ऊपर से नीचे जाते ही, और यहाँ पे ये वाला विस्थापन होगा। वृत्त की परिधि क्या हो गई? वृत्त की परिधि बटा 2 बराबर दूरी हो गई πr, तो विस्थापन हो गया 2r। ये r और ये r 2r, ए से ये यहाँ पॉइंट तक आर है और यहाँ से बी पॉइंट तक आर, तो r + r 2r हो गया। अब देखो इधर एग्जांपल दे रखा है, एक खिलाड़ी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात खिलाड़ी का विस्थापन और तय की गई दूरी, ये अपन ने कर लिया था। कुछ नहीं, सेकंड मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे और ये अपना दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। एक चक्कर में लगा समय 20 सेकंड है, तो कुल समय कितना होगा? 140/20, 7 हो गए। कितने चक्कर हो गए? 7 चक्कर हो गए। तो 7 चक्कर हो गए तो 2πr से गुणा करेंगे तो 14πr हो गए, और विस्थापन हो गया 0। क्यों? क्योंकि जहाँ था वहीं पे वापस आ गया, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी 0 है। दूरी तो हो गई 14πr और विस्थापन हो गया 0। एक और सवाल इधर, उपरोक्त प्रश्न में खिलाड़ी द्वारा चक्कर लगाने में कुल समय इतना है, तो खिलाड़ी का विस्थापन और तय की गई दूरी क्या हो गई?
कुल समय कितना हो गया 160 सेकंड हो गया। एक चक्कर में लगा समय होगा 20, तो कुल समय में चक्कर कितने हो गए 160/20 बराबर 8 चक्कर। 8 चक्कर हो गए तो दूरी हो गई 2πr से 8 को गुणा कर देंगे 16πr और विस्थापन हो गया अपना 0, क्योंकि जहाँ खिलाड़ी था वहीं वापस अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी 0 है, इसलिए इसका विस्थापन भी 0 होगा। अब देखो एक और सवाल है इधर। एक किसान की 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के चारों ओर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात किसान का विस्थापन क्या होगा? कुल समय कितना है अपने पास 140 सेकंड। क्यों? जो भी मिनट और सेकंड है उनको पूरा सेकंड में बदल देंगे, 2 × 60 + 20 कर देंगे 20 सेकंड। 140 सेकंड हो गए। एक चक्कर में लगा समय 40, तो कुल चक्कर कितने 140/40, 3 पूरे चक्कर हो गए और एक आधा चक्कर हो गया। अब बोल रहा है ये वाला निकालो, ये वाला विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी। यहाँ तक आया ये वाला 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर और 3.5 चक्कर। यहाँ से यहाँ तक का 3.5 चक्कर हो गए। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होगी वो विस्थापन होती है। तो ये वाला निकालना अपने को, तो ये निकालेंगे अपन कर्ण स्क्वायर के सूत्र से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सूत्र से अपन ये निकालेंगे। और दूरी कितनी हो गई? ये 3.5 चक्कर है और 40 से इसको गुणा कर लेंगे तो 1400 इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक और सवाल इधर। एक कण 6 मीटर पूर्व की ओर पश्चात 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कण का परिणामी विस्थापन क्या होगा? अब देखो पहले तो इधर पूर्व में चला और फिर ऊपर उधर चला उत्तर की ओर, तो ये अपना डायग्राम बन गया। तो इसमें क्या निकालना? विस्थापन, अर्थात ये कर्ण निकालना। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही सूत्र लगा देंगे पूरा। ये विस्थापन आ गया अपने पास। अब पूछ रहे दूरी कितनी होगी? दूरी पहले यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर ये गए, तो कुल दूरी हो गई 6 + 8 बराबर 14 मीटर। अब गति के प्रकार पढ़ेंगे समय के आधार पर। आवर्त गति और अनावर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? पेरियोडिक मोशन, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, पृथ्वी में को अपनी अक्ष पर गति, पृथ्वी जो भी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है उसकी गति, सरल लोलक की गति, ग्रह के चारों ओर की गति, जो भी ग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, वो वाली गति आवर्त गति कहलाती है। अनावर्त क्या हो गया? जो समय के साथ नहीं दोहराई जाती उसे अनावर्त गति कहते हैं। जैसे खिलाड़ी के द्वारा किसी पार्क के चारों ओर अलग अलग समय में चक्कर लगाना। दूसरा हो गया दोलन गति। आवर्त गति का ही प्रकार होता है दोलन गति। ऐसी आवर्त गति जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करती हो दोलन गति कहलाती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। दोलन गति ही आवृत्ति कम होती है। जो भी दोलन गति होती है, जो आवर्ती गति होती है वो तेज आवृत्ति होती है उसमें, और जब आवृत्ति थोड़ी कम हो तो वो दोलन गति कहलाती है। जैसे कि सरल लोलक, पिंड लोलक, यू आकार की जो नली होती है उसमें द्रव भरा हुआ रहता है, उसकी गति, और पानी में तैर रहे गुटके की ओर दबाने पर होने वाली गति, स्प्रिंग से जुड़ी द्रव्यमान को खींचने पर होने वाली गति। ये पानी में तैर रहे गुटके मतलब कुछ सामान तैर रहा है और अपन उसको दबाते तो वापस ऊपर की ओर वापस आता है। पेड़ की टहनी को हिलाने पर होने वाली गति, मनुष्य के हाथों की गति, ये सारे दोलन गति के उदाहरण हैं। प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो यह आवश्यक नहीं है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर गति है एक आवर्त गति है, परंतु दोलन गति नहीं है। तो ये है कि कोई भी जो भी दोलन गति वो आवर्त गति होगी, बट आवर्त गति दोलन गति हो यह आवश्यक नहीं है। अब पढ़ते हैं अपन कंपन गति। कंपन क्या है? अधिक आवृत्ति होने पर दोलन गति कंपन गति कहलाती है। अगर आवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो वो कंपन गति कहलाती है, और आवृत्ति कम हो तो वो दोलन गति कहलाती है। वाहन के स्टार्ट होने पर वाहन कंपन गति करता है। भूकंप आने पर और स्वरित्र की भुजा को रबड़ बैंड से मारने पर होने वाली गति, सितार गिटार के तारों को खींचने पर होने वाली गति, तबला ढोलकी को थपथपाने पर होने वाली गति, ये कंपन गति कहलाती है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल क्या होता है। आपने को पता है घड़ी की घंटी वाले ये घड़ी के जो सुई होते हैं घंटे वाली उसमें 12 घंटे होते हैं। तो 12 × 60 मिनट हो गए। 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 × 3600 ये अपना हो गया, ये अपना हो गया ये 432 सेकंड।
अब है कि एक सरल लोलक 20 दोलन में 10 सेकंड लेता है। 20 दोलन करने में 10 सेकंड लेता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 20 दोलन में लगा समय 10 सेकंड, तो एक दोलन में 10/20.5 सेकंड क्या हो गया? समय, अर्थात उसका आवर्तकाल हो गया। घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के आवर्तकाल के अनुपात क्या होगा? मिनट वाली सुई होगी 3600 सेकंड हो गए उसमें, और सेकंड में 60 सेकंड होते ही हैं, और इसका अनुपात निकालेंगे तो 60:1 होगा। आवर्ती किसको बोलते हैं? अब आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या ही आवर्ती कहलाती है। आवर्तकाल के व्युत्पन्न को अपन आवर्ती कहते हैं। F = 1/T। टी क्या है? यहाँ आवर्तकाल है, और F होता है आवर्ती। तो इसको सूत्र याद कर सकते हैं, फट FT = 1, फट बराबर 1। आवर्ती को कैसे याद कर सकते हैं? फट FT = 1। इसका मात्रा क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है, या फिर 1/सेकंड होता है, और इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। 1/सेकंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक होता है 1/सेकंड, और इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसका आवर्ती और आवर्तकाल ज्ञात करो। 1 मिनट में धड़कन 72 बार, तो 60 सेकंड में 1 मिनट को अपन ने सेकंड में चेंज कर लिया, 60 सेकंड में 72 बार, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 72/60 हो गया, तो 1.2 हर्ट्ज उसकी क्या हो गई? आवर्ती हो गई। आवर्तकाल इसको उल्टा कर लेंगे अपन, जो भी अपने 72/60 था उसका उल्टा कर लेंगे तो आवर्तकाल आ जाएगा। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 5 सेकंड है, तो उसमें होने वाले दोलनों की संख्या और दोलनों में लगा समय क्या होगा? अब आवर्तकाल क्या है इसका? 5 सेकंड है, तो आवर्ती क्या होगी? 1/5 हो जाएगी, अर्थात 0.2 हर्ट्ज हो जाएगा। T = 5 सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोलनों की संख्या इसमें 10 दी गई है, तो दोलनों की संख्या इक्वल टू आवर्ती, आवर्ती मतलब 0.2 = 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50 सेकंड। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, T = 5 सेकंड दिए गए हैं, और 10T अर्थात 10 है, इसका आवर्तकाल 10 है, तो 10T = 10 × 5, अर्थात 10 से इसको 5 सेकंड से गुणा कर लेंगे तो 50 सेकंड आ जाएंगे। तो जो 50 सेकंड वो तो समय आ गया, और दोलनों की संख्या कितनी हुई? दोलनों की संख्या अपनी ये आवर्ती हो गई, 0.2 हर्ट्ज हो गई आवर्ती, या फिर दोलनों की संख्या। एक कण 3000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से कर रहा है, और 2 मिनट में कंपनों की संख्या कितनी होगी? अब कंपनों की संख्या के लिए एक सूत्र होता है, दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर प्रति सेकंड चक्रों की संख्या इनटू समय, या फिर अपन बोल सकते हैं आवर्ती इनटू समय। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या होती है? आवर्ती होती है, अर्थात 1/सेकंड क्या होता है? आवर्ती होती है। तो क्या करेंगे अपन? आवर्ती प्रति सेकंड चक्कर क्या हो? ये ऊपर लिखा हुआ 3000 प्रति सेकंड की आवृत्ति है, तो 3000 × 120। 120 कैसा है? 2 मिनट को अपन ने सेकंड में चेंज कर लिया, तो अपनी दोलनों की संख्या आ गई 36000। तो दोलनों की संख्या का सूत्र हो गया आवर्ती इनटू समय, या फिर 1/आवर्तकाल इनटू समय। अब देखते हैं आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम होता है एम्पलीट्यूड। माध्य स्थिति से अधिकतम या फिर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखो ये माध्य स्थिति अपन को दिखाई गई, और चरम स्थिति भी दिखाई गई है। माध्य स्थिति से अधिकतम जो भी विस्थापन होगा, अर्थात कोई भी चीज अपन ये बीच में रखा और यहाँ से हिलाया, जितनी दूरी तक ये जाएगा और फिर वापस आ जाता, तो इस चीज को अपन बोलते हैं आयाम। आयाम को ए अर्थात बड़े या फिर छोटे से प्रदर्शित करते हैं। आयाम का मात्रक सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। एक दोलन में तय की गई दूरी कितनी होगी? इसमें देखो अपनी जब लोलक होता है तो ये इधर हो गया, पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा। ये इधर है, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, तो 4A हो गए टोटल। पथ की लंबाई कितनी हो गई? पथ की लंबाई होगी A + A 2A, और दूरी हो गई 4A। और एक दोलन में विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि माध्य स्थिति में ही था और लोलक, और इधर से इधर, इधर से इधर जाके वापस माध्य स्थिति में आ गया, तो विस्थापन हो गया 0।